सो नाउ जिसका इंतजार था और Q4 रिजल्ट, फेडरल बैंक के Q4 के रिजल्ट यहाँ पर जो है आ चुके हैं। और अगर आपने देख लिए हों और अगर आपने नहीं देखे हों तो दोनों बातें यहाँ पर जो है सामने आने वाली हैं। तो अभी हम देखिए चेक करने वाले हैं कि अगर फेडरल बैंक में, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं ले रखा है और कोई प्राइवेट बैंक में देख रहा है कि सस्ती बैंक हो जो कि आगे बहुत कैपेबिलिटी रखती हो, तो आपके लिए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फेडरल बैंक है। क्यों, इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा तेज हो चुका है फेडरल बैंक का स्टॉक। 93.60 के लेवल आ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले 89 के लेवल भी आ चुके थे, तो अभी वहाँ से रिकवर हो चुका है। मार्केट डाउन है, लेकिन फिर भी फेडरल बैंक की जो रिजल्ट है उसने फेडरल बैंक को एक अलग ताकत दे रखी है, जो कि फेडरल बैंक इस वक्त देखिए हाई पर है, डे हाई पर है। तो ऐसी यहाँ पर जो है फेडरल बैंक के रिजल्ट है। और फेडरल बैंक के बारे में आपसे बता दूं, मैंने बहुत कम बात करी है, लेकिन जब भी बात करी है तो मैंने आपसे यही कहा है कि बेस्ट बैंक फेडरल बैंक ही है अगर आप देखें तो। और यहाँ पर कभी भी इसने क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करवाया है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि डिसअपॉइंट हुए होंगे, ने अदरवाइज यहाँ पर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमेशा इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे आए हैं। मैं आपको बता दूं फेडरल बैंक के बारे में कि इसमें देखिए गोल्ड लोन का बिजनेस भी है। और अब यहाँ पर जो है आपको पता ही होगा कि फेडरल बैंक का एक आईपीओ आने वाला है, जो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है उसका, शायद मेरे ख्याल से एएमसी का है या फिर जो भी है, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन उसका आईपीओ जो है वो आने वाला है। तो अब फेडरल बैंक का जो ग्रुप है, फेडरल बैंक की कहें तो फेडरल बैंक की वैल्यू अनलॉकिंग का टाइम है। और इसके सबूत कैसे आपके पास आने चाहिए तो मैं आपको बताता हूं। तो वो आपको मिलेगा, प्रूफ जो है वो आपको मिलेगा आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो। एफआईआईज देखिए इस कंपनी में 25.23% से बढ़कर अब 26.01 पहुंच गए। और डीआईआईज ने यहाँ पर एग्रेसिवली यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है। लगातार 2021 मार्च से लगातार यहाँ पर कम हो रही थी, 43.29 से घटकर 41.66 हो गई थी 2021 दिसंबर में। लेकिन जहाँ की हम बात करें Q3 में, लेकिन Q3 से Q4 में इतना चेंजेस आया है कि 41.66 से बढ़कर 43.25% पर स्टेक पहुंच गई है डीआईएस की। और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से स्टॉक जो है वो छीन लिया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है 2021 से दिसंबर में 33.11% के आसपास की स्टेक थी रिटेल इन्वेस्टर की, जो कि घटकर अब रह गई है 30.74। आप कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों दिखा रहे हो? दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे सस्ती बैंक अगर कहें जिसके फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूं, जिसके फंडामेंटल सबसे बेहतरीन है, आपको इस लेवल पर कोई और बैंक मिल ही नहीं सकती है फेडरल बैंक के अलावा। और फेडरल बैंक सबसे निचले स्तरों पर काम कर रही है। इसकी वैल्यू जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसकी वैल्यू, रियल वैल्यू ये है ही नहीं। रियल वैल्यू तो बहुत ऊपर की है, लेकिन दिक्कत ये है कि फेडरल बैंक चलता नहीं है। एक तरीके से आईटीसी मैंने बोला था, लेकिन हुआ क्या है, कई महीनों, साल कहें तो उसके बाद फेडरल बैंक में ऐसी चाल आना जो है वो दिखी है। पहले इतना मूवमेंट नहीं होता था फेडरल बैंक में, लेकिन अब जो है वो बहुत मूवमेंट होने लगा। और अगर मार्केट सुधरता है तो ये 100 रुपए का लेवल पार करके ऊपर भी निकल जाएगा। और अच्छे रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो है आपके टारगेट भी आने लगे हैं। एचडीएफसी बैंक ने 3 घंटे पहले यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 126 रुपए के टारगेट दिए फेडरल बैंक के। आनंद राठी ने यहाँ पर 115 रुपए के टारगेट दिए हैं फेडरल बैंक के। और फेडरल बैंक की रियल वैल्यू 200 रुपए के आसपास की है। जी हाँ, 200 रुपए के आसपास की, यहाँ से 2 टाइम्स यहाँ पर जो है यहाँ पर वैल्यू है। अब कैसे, ये समझते हैं। और फेडरल बैंक की सबसे खास बात यह है कि अर्निंग पर शेयर 9.37 और पीई रेशियो की अगर हम बात करें तो 9.92 है। और इंडस्ट्री पीई 20.88 है। बुक वैल्यू पर शेयर 91.54 है। बस यही अगर आप बात पकड़ना चाहें तो पकड़ लीजिए। 83 के आसपास का बुक वैल्यू पर शेयर था पहले, लेकिन अब जो है इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद जो है कई क्वार्टर्स अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो 91.54 पर इसका बुक वैल्यू पर शेयर पहुंच गया। और स्टॉक काम कर रहा है 93 पर, तो अपने बुक वैल्यू के पास ही है। बिल्कुल कोई भी रिटर्न कमा कर नहीं दिया है। अगर आप कोई भी बैंक उठा के देख लें, आपको फेडरल बैंक सबसे ज़्यादा जो है, सबसे सस्ती, सबसे यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं ना कि एक अफोर्डेबल कहें, एक प्राइस अफोर्डेबल का भी आ जाता है, साफ सी बात है।
तो एक वैल्यूएबल, एक रिच वैल्यू वाली बैंक के अगर हम शेयर की बात करें तो उसमें फेडरल बैंक आती है। और इस रेंज में कहें या 500 की रेंज में कहें या कोई भी रेंज कहें तो एक बढ़िया, एक बेस्ट बैंक के नाम से हम फेडरल बैंक को बुला सकते हैं। पहली चीज तो हमने बुक वैल्यू पर शेयर देख लिया है कि कोई भी रिटर्न कमा के नहीं दिया है। दूसरी, हमने अगर हम देखें पी रेशियो को, तो इंडस्ट्री पी से पी, स्टॉक के पी को कंपेयर करें तो 11 पॉइंट के समथिंग का आसपास जो है वो डिफरेंस निकल के आएगा। तो ये दिखाता है कि 11 पॉइंट समथिंग यहाँ पर सस्ता है अपने इंडस्ट्री पी से, अपने पीयर कंपैरिजन से। तो बहुत ही एक कहें एक रेंज, एक कहें एक बढ़िया प्राइस पर एक बेहतरीन बैंक का स्टॉक है जिसका नाम है फेडरल बैंक, और इस ओर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे असली एनपीए के ऊपर। तो अभी एनपीए आए हैं और Q4 के हिसाब से लेटेस्ट जो नेट एनपीए वो हम देखने वाले हैं। और जो सभी प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, हम सिर्फ और सिर्फ नेट एनपीए पर बहुत ज़्यादा जोर करते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई है कि 1.11 से घटकर अब एनपीए रह गए हैं 0.94, यानी कि 1% से घटकर अब 0.94 पर पहुंच गया है फेडरल बैंक का नेट एनपीए। और अब इसके बारे में एक फैक्ट जो है वो आप समझ लीजिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक्स में अगर आप नेट एनपीए देखें तो HDFC बैंक का इस वक्त नेट एनपीए 0.40 है और HDFC नंबर 1 पर आती है नेट एनपीए के मामले में। और बाकी ऑब्वियसली बात है, नंबर 1 ही है बैंक HDFC बैंक। दूसरे पर आपकी आती है इंडसइंड बैंक, इसके एनपीए है 0.69। और तीसरे पर अब आपकी आएगी फेडरल बैंक जिसके 0.94 नेट एनपीए। और ये पूरे बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में तीसरी बैंक होगी जिसके नेट एनपीए 1% से कम है। तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो इस बैंक के बारे में। और मैं आपको बता दूं, वैल्यूएशन के मामले में फेडरल बैंक बहुत निचले स्तरों पर आती है। आपने इसका पी रेशियो तो देख ही लिया होगा स्टॉक का। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है फेडरल बैंक को जो है वो टॉप बाइंग लिस्ट में रखने चाहते हैं। वैल्यू रिच बैंक कहें तो फेडरल बैंक है। और इंडसइंड बैंक जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक में, लेकिन हाँ है प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में 3 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर जो है पर क्वार्टर यहाँ पर प्रॉफिट करती है इंडसइंड बैंक। और उसका यहाँ पर जो है 584 करोड़ के आसपास का, यहाँ पर 81 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर जो है फेडरल बैंक। और इंडसइंड बैंक का कहें तो 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। तो इतना डिफरेंस है। लेकिन हाँ, अगर हम वैल्यूएशन के मामले में कंपेयर करेंगे तो इंडसइंड बैंक ऐसी बैंक एनपीए, नेट एनपीए के मामले में तो इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास का है और फेडरल बैंक का 18,000 19,000 करोड़ के आसपास का जो हमने अभी देखा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके असेट्स फेडरल बैंक के और बाकी अगर आप चीज़ें देखें, बुक वैल्यू देखें, तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो इंडसइंड बैंक तो अपने बुक वैल्यू से ऊपर का है, साफ सी बात है। लेकिन फेडरल बैंक आपको उसी रेट में मिल रहा है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें देखें तो फेडरल बैंक का तो अभी इस केस में यही लगता है कि हाँ, फेडरल बैंक की जो वैल्यूएशन है वो एटलीस्ट मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 36,000 करोड़ के आसपास का तो होना ही चाहिए, जो कि इसको जो है वो रियल वैल्यू देने में कामयाब रहेगी। तो लेकिन इसके जो है वो रियल वैल्यू अभी तक मिली नहीं है। होप यही है कि अब री रेटिंग हो, इसका आईपीओ जो आ रहा है वो सक्सेसफुल हो और यहाँ पर जो इसकी सब्सिडरी है वो अच्छे गेंस के साथ लिस्ट हो। तो इससे जो है री रेटिंग तो होनी है ही फेडरल बैंक की, उसकी लिस्टिंग के बाद और भी ज़्यादा दम आ जाएगा पूरे ग्रुप की कंपनी में। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तक की कहानी तो यही कहती है कि फेडरल बैंक इज़ द बेस्ट बैंक, इस रेट पर बहुत अच्छी बैंक है, कोई भी डाउट नहीं है। तो आपका जो डिसीजन होगा वो अपने हिसाब से लीजिए, आपके जो एडवाइज़र हैं वो क्या कहते हैं उनसे पूछिए, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर जो है जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपके सामने है, थोड़ी सी रिसर्च आप भी करिए, आपके पास एक बेहतरीन डिसीजन पहुँच जाएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।